आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में, अब मैं आपको बताऊं कि कभी आपने सुना नहीं था कि आईआईएम में, केंद्रीय विद्यालयों में आप कभी ओबीसी की रिजर्वेशन ही नहीं थी 75 सालों से। यहाँ तक कि सैनिक स्कूलों में भी कभी ओबीसी की सेंटर में कभी वो रिजर्वेशन ही नहीं था। ये पहली बार एक आप कहें तो हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने चिंता करी कि भाई हम क्यों ना इस शिक्षा के क्षेत्र में भी ओबीसी को आगे बढ़ाएं। वो एक दक्षिण भारत का एक प्रदेश है, राजस्थान एक उत्तर भारत का प्रदेश है। लोग अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं और समय भी अलग रहेगा। और यहाँ हमारा संगठन भी काफी मजबूत है। यहाँ विपक्ष में बैठे हैं और यहाँ जो जो चीजें चल रही हैं वो सबसे छुपी नहीं है, इस प्रकार से क्या चीजें चल रही हैं। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ एक प्रभाव आएगा यहाँ। कोई महिला, कोई औरत, कोई मुझे नहीं, मैं नहीं मानता कोई माँ अपने बच्चे को मानना चाहिए जब तक उसको उसको बिल्कुल करा ना जाए। तो मेरा तो यही था कि उसमें ये कानून बदलाव हो, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, उसमें क्या बदलाव हो। और देखिए अपने आप ही वो किताब बल्कि अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी फीचर हुई। और वो कुछ बदलाव जो, क्योंकि मोदी जी भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हमारा चल रहा है, और उसमें हमने वो उसी चीज को आगे रखते हुए कि क्यों ना कानूनों में भी कुछ बदलाव किया जाए। जो जो मूलभूत कानून है उन सब में कुछ बदलाव होने चाहिए। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता और नेशनल इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी ओबीसी मोर्चा के प्रभारी, साथ ही साथ राजस्थान की जिम्मेदारी भी अभी इन्हें सौंपी गई है ओबीसी मोर्चा की। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पंकज चौधरी जी। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस समय राजस्थान को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान का चुनाव जो है काफी ज्यादा इस समय हॉटस्पॉट में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? राजस्थान की जनता जो है बड़ी स्वाभिमानी है। कभी आप देखें तो इस जन्मभूमि से ही बलिदान दिया जाने के बोला जाता है कि बलिदानों की भूमि है, स्वाभिमान की भूमि है। तो उन लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार हमें राजस्थान में भाजपा की सरकार। तैयारी पूरी चल रही है आप लोगों की बीजेपी की समय? हमारी तैयारी 24 घंटे 500 साल चलती है। हमारी तैयारी ऐसे नहीं कि चुनाव से आने से पहले 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। जैसे मैं भी अगर प्रभारी नियुक्त हुआ हूँ, उस समय के बाद से ही मैंने लगातार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले हैं सबकी संगठनों की बैठक करनी शुरू करी। और क्योंकि हम जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ चुनाव को केंद्रित लेकर राजनीति नहीं करते। हम चुनाव तो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीति का, लेकिन राजनीति में क्या व्यवस्था परिवर्तन हो, राजनीति से क्या सेवा समर्पण भाव से आप राजनीति करें, और क्या लोगों के बीच में ऐसे मुद्दे लेके जाएं जो उनके साथ जुड़े हुए मुद्दे, जो उनको आगे बढ़ाएं। तो हमारी राजनीति ऐसे नहीं कि चुनाव केंद्रित है। तो राजस्थान चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सीएम का फेस कौन रहेगा, या फिर कई सारे स्टेट्स की तरफ बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए अब इस बारे में इस समय टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हमने अभी बिल्कुल फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी आए हैं राजस्थान में, और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष हमने जो अभी सदन में बनाए हैं, गहलोत, अभी राठौर जी को बनाया गया है। तो अभी तो हम संगठन के आधार रूप में ही हम चलेंगे चुनाव तक। और अभी क्योंकि हमारी पार्टी चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी है, चुनाव समिति जो कमेटी है, वो लोग तय करेंगे कि या तो हम फेस के साथ जाएं या बिना फेस के साथ जाएं। आप ओबीसी मोर्चा के प्रभारी हैं। ओबीसी कितना बड़ा फैक्टर रह सकते हैं राजस्थान इलेक्शन में? नहीं, देखा जाए मोस्ट वैकड एमबीसी हम कहते हैं राजस्थान में। और अगर आप देखें ओबीसी, देखें माइक्रो ओबीसी तक हम जा रहे हैं इस बारी। आप देखें जाट हैं, गुर्जर हैं, उसमें लोहार हैं, बघेल हैं, काफी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं। और कुल मिला के उनकी जनसंख्या आप देखें तो 50% से ऊपर ही बैठती है जितनी भी कुल हमारी जनसंख्या है। और ओबीसी का अहम रोल इसलिए रहेगा क्योंकि जो मोदी सरकार ने 9 वर्ष में ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए किया है, वह अपने आप में सराहनीय नहीं, जन कल्याणकारी भी है। और आप देखें तो ऐतिहासिक भी है। आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में, अब मैं आपको बताऊं कि कभी आपने सुना नहीं था कि आईआईएम में, केंद्रीय विद्यालयों में आप कभी ओबीसी की रिजर्वेशन ही नहीं थी 75 सालों से। यहाँ तक कि सैनिक स्कूलों में भी कभी ओबीसी की सेंटर में कभी वो रिजर्वेशन ही नहीं था। ये पहली बार एक आप कहें तो हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने चिंता करी कि भाई हम क्यों ना इस शिक्षा के क्षेत्र में भी ओबीसी को आगे बढ़ाएं। आप देखें व्यवसाय के क्षेत्र में, अगर आप देखें
वेंचर कैपिटल फंड हमने खोला 100 करोड़ का लेके। हमने अभी मत्स्य संपदा योजना, जितने मछुआरे आते हैं नीचे से साउथ इंडिया से, या 20,000 करोड़ का उनका आवंटन किया। उसको लेके पीएम दक्ष योजना हमने ओबीसी के साथ स्किल इंडिया को जोड़ के किया। तो ऐसी कई तमाम योजनाएं हैं जो ओबीसी समाज के लिए। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक अगर निर्णय आप देखें मोदी जी का, तो मैं तो कहूंगा कि जो नेशनल बैकवर्ड हमारी क्लास कमीशन है, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम पहली बार इतिहास में, जिसको लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे, मंडल कमीशन से कमीशन से सब कहते हैं कि इसको कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। पहली बार आजादी के बाद इसको कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसको दंतहीन एक तरीके से कमीशन कहा जाता था, आज उसको एक सशक्तिकरण करने का काम किया। और यहां तक कि प्रदेश को भी एक 127वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, प्रदेशों को भी राइट दिया गया कि आप अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है कि ओबीसी समुदाय के लिए जो मोदी सरकार ने किया, हम क्यों ना उसको जन जन तक लेके जाए। पिछले 9 सालों में ऐसी कौन सी योजना है जो राजस्थान के लोगों के लिए या राजस्थान के लिए संजीवनी? आप मान के चलें कि देखो, राजस्थान के, मैंने आपको बताया, बलिदानों की भूमि है। ओबीसी के वर्ग के लोग अगर सैनिक स्कूलों में पढ़ेंगे, तो वो कौन जाएगा सेवा करने बाउंड्री पे? तो उन्हीं के बच्चे जाएंगे। तो ये एक आप मान के चलो कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक, मैं तो मानता हूं कि जो राजस्थान के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो पीएम दक्ष योजना, जो सेंटर से जो भी योजनाएं आ रही हैं, क्योंकि हमारी जितनी योजनाएं हैं, पहले कहा जाता था कि भाई 100 रुपए दिल्ली से खर्च होते हैं तो 85 रुपए बीच में चले जाते हैं, सिर्फ 15 रुपए आते हैं पब्लिक तक। अब मोदी जी ने, अगर आप देखो उस समय के आज समय के, सबके कितने लोगों के करोड़ों खाते खुलवाए हैं। तो क्या राजस्थान में खाते नहीं खुले? क्या किसान निधि योजना में क्या उनको लाभ नहीं मिला? क्या उज्ज्वला योजना में राजस्थान में लाभ नहीं मिला? क्या आपको अगर इस बार जिम्मेदारी दी जाए चुनाव लड़ने की राजस्थान में विधानसभा, तो क्या आप लड़ेंगे और किस सीट से लड़ना पसंद करेंगे? या फिर इससे बड़ी जिम्मेदारी की 24 में फिर लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं? देखो, मैं अपने शुरुआती में आपको बताऊं, मैं जब से राजनीति से जुड़ा हूं, तो मैं कॉलेज समय से ही, मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहीं मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने वहां से शुरू करी और मैंने हमेशा ही संगठन आधारित राजनीति करी। जो संगठन ने जिम्मेदारी दी, पहले मुझे राष्ट्रीय युवा मोर्चा में डाला, फिर वहां से मुझे कई कमेटियों का इंचार्ज बनाया, कई प्रदेशों का मुझे प्रभारी बनाया। उसके बाद पार्टी ने कुछ सोच समझ के मुझे ओबीसी मोर्चा का जिम्मेदारी दी, रिसर्च पॉलिसी का भी बड़ा काम दिया, अब राजस्थान प्रभारी का काम दिया। तो संगठन जो कहेगा वो हमें करना पड़ता है। और हमारे भाजपा में सिर्फ यही एक खूबसूरती है कि हमारे यहाँ मतभेद कभी नहीं मिलेंगे आपको, मनभेद कभी नहीं मिलेंगे, मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी आप कहें तो संगठन जो कहेगा आपको करना पड़ता है। संगठन सर्वोप्रिय ये हमारी और सर्वोपर है हमारे लिए। तो जो संगठन आदेश देगा वो हम करेंगे। अभी तक कुल मिला के कहानी यही है कि अभी तक सीएम का कोई विचार नहीं बना है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर एक बार आगे रखा जा सकता है सीएम के? तो पहले भी सीएम रह चुकी हैं वो हमारी बड़ी कद्दावर नेता है, उनका बड़ा सम्मान है। और मैं तो मानता हूँ कि कई उनके पीछे बहुत पब्लिक भी उनकी तारीफ करती है, और उसी प्रकार से और भी हमारे नेता है। तो लेकिन जो संगठन जो आदेश देगा वो आदेश सबको मानना पड़ेगा। बीच में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्वाइन। इसकी कोई पुष्टि हो, इसका कोई कुछ आया तो है नहीं। हमारी बीजेपी की तरफ से तो कोई बाहर कुछ बात आई नहीं है। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो वो युवाओं के लिए ऐसा कौन सा काम है जो उनकी कहते हैं कि प्राइमरी लिस्ट में है? हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है युवाओं का रोजगार। और रोजगार को लेके हम बड़ी उसमें योजनाएं भी चलाएंगे और उन चीजों को लेके बढ़ोतरी से आगे चलेंगे। हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो, दूसरा हमारे सबसे इम्पोर्टेंट किसान। इसके अलावा महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है। महिला सुरक्षा का जरूर एक मुद्दा है। उसको कानून व्यवस्था, आप जाइए, राजस्थान से बॉर्डर लगता हुआ उत्तर प्रदेश का है, मथुरा वृंदावन। वहां आप क्राइम का रेट देखिए, भरतपुर में क्राइम का रेट देखिए आप। वहां महाराज जी की सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है। वहां गुंडे मवाली भागते फिर रहे हैं, प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहां कानून व्यवस्था, महिला का आप पता करिए क्या व्यवस्था है, कानून व्यवस्था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसी व्यवस्था की हमें जरूरत है। तो बीजेपी काम करेगी इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी इसलिए तत्पर है। और बीजेपी यही, वो यहाँ सेवा भावना से हमारी राजनीति है। अच्छा, अभी हाल ही में कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट भी आया, उसका क्या असर पड़ सकता है राजस्थान चुनावों के ऊपर? आपको देखो, वो एक दक्षिण भारत का एक प्रदेश है, राजस्थान एक उत्तर भारत का प्रदेश है। लोग अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं और समय भी अलग रहेगा। और यहाँ हमारा संगठन भी काफी मजबूत है। यहाँ
विपक्ष में बैठे हैं और यहाँ जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सबसे छुपी नहीं है, किस प्रकार से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ एक प्रभाव आएगा यहाँ पे। दिल्ली से काफ़ी नज़दीक पड़ता है राजस्थान, तो क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन में भी आसानी रहती है यहाँ पर दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट करने में राजस्थान में? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो हम हमारे लिए हर जगह ही आसानी है, लेकिन हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी है, यहाँ से जा सकते हैं पूर्वी राजस्थान के लिए। पश्चिमी राजस्थान की तो हमें फिर भी बहुत जाना ही पड़ता है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, भूभाग। थोड़ा-सा पर्सनल डिस्कशन कर लें, आपके अब तक का जो करियर रहा है, किस तरीके से आप राजनीति में आए? और ये भी हमने सुना है कि आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत को रिप्रेज़ेंट किया है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे पर्यावरण कानूनों के बारे में बुलाया गया, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूँ कानून। तो पर्यावरण कानूनों में किस प्रकार से बदलाव किए जाए, उसको लेके मुझे इनवाइट किया गया था। और काफ़ी अच्छा रहा, हर देश के प्रतिनिधि थे वहाँ पे, जो मेरे साथ मंच पे भी थे, रशिया के और अमेरिका के काफ़ी लोग थे वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी चीज़ सीखने को मिली, कुछ बताने को रहा, कुछ साझा करने को रहा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हाल ही में आपने कोई बुक भी लिखी है कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें? हाँ, मैंने एक अभी किताब लिखी थी, अभी उसका दूसरा प्रकाशन आने वाला है। और उसमें जो मेजर इश्यू था वो था कि भ्रूण हत्या के बारे में, उसके कानून के सुधारों के बारे में मैंने लिखने की कोशिश करी। उसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हम जो महिलाओं जिनको हम रोकते हैं कि ये भ्रूण हत्या ना करें, उसको हम एक अपराधी के रूप में देखा करते थे। और जो मेरा उस बुक में सबसे बड़ा जो पॉइंट था, ये था कि क्यों हम उसमें अक्यूज की तरह ना देखें और उसमें विक्टिम की तरह देखा जाए, कि अपराधी से पहले तो वे खुद ही उसको भूगोलित हैं, जो उनके, क्योंकि आजकल जो जितनी महिलाएं करती हैं वो तो परिवार के परिस्थितियों के कारण, कि समाज के उसके जो परिस्थितियां हैं उसके दबाव में आके भ्रूण हत्या, कोई महिला, कोई औरत, कोई, मैं नहीं मानता कोई माँ अपने बच्चे को मारना चाहेगी जब तक उसको बिल्कुल करा ना जाए। तो मेरा तो यही था कि उसमें ये कानून बदलाव हो, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, उसमें क्या बदलाव हो। और देखिए, अपने आप ही वो किताब बल्कि अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी फीचर हुई। और वो कुछ बदलाव जो, क्योंकि मोदी जी भी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हमारा चल रहा है, और उसमें हमने वो उसी चीज को आगे रखते हुए कि क्यों ना कानूनों में भी कुछ बदलाव किया जाए, जो जो मूलभूत कानून है उन सब में कुछ बदलाव होने चाहिए। क्योंकि आप देखा जाए, जो डाटा है इस देश का, कि पिछले कई 10 सालों में करीबन 10 करोड़ महिलाएं गायब हुई हैं भ्रूण हत्या की वजह से इस देश में। लेकिन अगर आप देखें अपराध के मामले में, जो एनसीआरबी का डाटा है कि आईपीसी में कितने 312 316 की जितनी दफा है, उसमें आप कितने अक्यूज बना पाए, 2 3 4 5। तो करोड़ों में जहाँ लड़कियां जो मरी हैं, गायब हुई हैं, भ्रूण हत्या, उनकी हत्याएं की गई हैं, उनको लेके अपराधी तो कोई बने ही नहीं। किनको सजा मिली है? सजा तो 1 2 3 को मिली है। तो उसमें ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एक मैंने फिगर देने की कोशिश करी। इसके अलावा आप एक एनजीओ चलाते हैं, लेट्स डू इट, ये क्या काम करता है? लेट्स डू इट मेरे बड़े हृदय से जुड़ा हुआ एक अच्छा मैंने ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट करा, मेरे दोस्त ने, हम कॉलेज में ही साथ में थे। और पर्यावरण को लेके, स्वच्छता को लेके हमने एक मुहिम छेड़ी कि, और कि क्यों स्वच्छ भारत के साथ हम आगे बढ़ के और नए युवाओं को इसको इस मुहिम के साथ जोड़े, और क्यों एक टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की हम बात करें। जब पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, तो आजकल की जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उन सबको साथ लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अभी फिलहाल आप देखें, हम दूसरे देशों के साथ भी, हमें अभी एक इस्तोनिया एक कंट्री है यूरोप में, उसके प्रधानमंत्री ने हमें उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा हमें अचीवमेंट दिया, अभी अवार्ड दिया इसके कामों के ऊपर। हमने एक इसको लेके हमने एक शिक्षा के माध्यम से हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं। तो हर प्रदेश के लेवल पे एक ये संस्था आज खड़ी है, और करीबन 22 लाख इसमें वॉलेंटियर आज देश भर में है, और हर प्रदेश में, हर जिले में इसके वॉलेंटियर है, और एक्टिव वॉलेंटियर 18,000 के आसपास है। आखिरी सवाल मैं ग्लोबल वार्मिंग से ले लेता हूँ, क्योंकि आपने पर्यावरण का जिक्र किया और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं। इसको लेकर के क्या करने की जरूरत है हम सभी को मिलकर के? देखिए, क्या करने की जरूरत है सबको, इससे पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए, क्या मुझे करने की जरूरत है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपने बोला कि ये एक वैश्विक विषय है, तो इसको लेके निवारण आपको व्यवहारिकता में मिलेगा, आपको इंडिविजुअल में मिलेगा, कि हम कैसे जी रहे हैं आज के समय में, हम कितनी प्लास्टिक को खरीदते हैं, हम कितने जीवन में, एक एक आप अपने एक महीने का विचार कीजिए कि मैं कितना प्लास्टिक यूज करता हूँ। तो क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बैन करने की जब बात करते हैं, तो हम अपने ऊपर क्यों ना लें। हम क्यों ब्रूश आज भी प्लास्टिक में ले, जब बैम्बू में मिलते हैं? क्यों हम प्लास्टिक की बोतलें लेके रोडों पर फेंक देते हैं? तो और
जो सर्कुलर इकोनॉमी की आप कभी देखें तो उसमें ये है कि कम प्रोड्यूस करो, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो और कम उसको उसको कूड़ेदान में डालो। तो तभी वो, और उस जो कूड़ेदान में डालो कम, उसको दोबारा रीयूज करो। तो ये रीयूज रिसाइकल वाला अगर हमारे देश में, पूरी दुनिया में ढंग से अगर इसको चलाया जाए, तो मेरा मानना है कि कुछ भी आज के समय में व्यक्ति कुछ भी है जो अचीव करना चाहे, कुछ भी अचीव कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत छोटी चीज है। चौधरी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे पोर्टल के बारे में? मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और मुझे आपकी टीम से मिलने का अवसर भी मिला, और इतनी अच्छी टीम, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो, इतने अच्छे विषय को लेकर काम कर रहे हो। मैं आप सबको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और शुभकामनाएं देने के साथ साथ आपके साथ मैं ये भी वादा करता हूँ कि आपके साथ आगे भी हम बढ़ के चलेंगे। आपके किस प्रकार से हम आगे साथ में और काम कर सकते हैं उसको भी देखा जाएगा। और मोहित क्वात्रा जी को और खासतौर पे मनोज कुमार मैं अग्रवाल जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई के जो पात्र है, जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और आप आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चौधरी साहब ने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे।